अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बादशाह अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये कि हिंट दे दूँ। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने फिर बात की थी कि इसके हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास है कन्फिगरेशनल। फिर कन्फिगरेशनल में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास फर्दर टू टाइप्स है। उसमें एक है ज्योमेट्रिकल और सेकंड हमारे पास है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारे तो हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे टाइप्स मतलब ये कि हम पढ़ चुके हैं। द लास्ट वन जो हमारा रहता है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास किस तरह का ये जो है ना वो पूरा प्रोसेस होता है। ये यहाँ पे मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, और हमारे पास ये जो पोलराइज और अनपोलराइज लाइट होती है ये क्या होती है, ये भी मैं साथ में आपको इंशाल्लाह इसमें बता दूंगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, पोलराइज और अनपोलराइज जो लाइट होती है, और एंड में मैं आपको इस लेक्चर के एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा और वो है फार्मूला। ऑप्टिकल रोटेशन का जो फार्मूला है, ऑल्दो वो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन एमसीक्यूज़ में आ सकता है, या अगर ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक कंप्रेहेंसिव फार्मूला है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं, टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैज डिफरेंट इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन की जो मैंने यहां पे बात की, तो ये रोटेशन है, जो प्लान ऑफ पोलराइज लाइट को ये रोटेट करती है, ये उस पर डिपेंड करती है। इसका और इंटरेक्शन का कोई मकसद यहां पे नहीं है कि वो आइसोमर जो प्लान ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करती है, तो ये वो इंटरेक्शन है बेसिकली। सो इंटरेक्शन टूवर्ड्स प्लान पोलराइज लाइट आरपीपीएल, इसकी तरफ जो इसकी इंटरेक्शन है। ठीक है, अब ये रोटेशन, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये रोटेशन, ये जो इंटरेक्शन है, ये बेसिकली रोटेशन काज करने का जो है ना वो अमल है। अब ये हमारे पास जो आइसोमर्स होते हैं ये पीपीएल के ऊपर किस तरह का मतलब ये कि इफेक्ट करते हैं वो हमने डिस्कस करना है। अब ये जो असर डालते हैं वो किस तरह का होता है, तो अब अगर इफ स्टीरियो आइसोमर, अब हमारे पास एक स्टीरियो आइसोमर है और वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, रोटेट्स पीपीएल प्लान पोलराइज लाइट, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड काउंटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन काज करता है तो क्लॉकवाइज में हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस से इसको डिनोट किया जाता है और ये कैपिटल डी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लियो रोटेटरी, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस होता है और इसको एल से डिनोट। तो डी और एल ये रोटेशन काज करता है क्या, ये हमारे पास आइसोमर्स, क्या आइसोमर्स कैसे करते हैं ये मैंने जाके आपको एंड में बताना है, लेकिन यहां पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें जो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कि वो हमारे पास है कायरल
क्या, कायरल, कोई चायरल बोलता है लेकिन कायरल है, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर और कायरल कार्बन में फर्क होता है। कायरल सेंटर कोई भी एटम हो सकता है, कायरल कार्बन सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि एन एटम, एन एटम, अब ये एटम, इसके क्या मतलब अगर कंडीशंस हो तो वो कंडीशन है कि हैज फोर डिफरेंट, हैज फोर डिफरेंट। अब यहां पे मुख्तलिफ, चार मुख्तलिफ क्या एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड, क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स अगर बॉन्डेड होंगे टू इट, द नंबर वन कंडीशन, मतलब ये कि फोर डिफरेंट एटम्स, मैं बताऊंगा कि फोर डिफरेंट एटम्स कैसे होंगे। सेकंड है कि sp3 हाइब्रिडाइज, तो इट मीन के जो ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड्स है, ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है, सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या है, हैविंग फोर वैलेंसीज, हैविंग फोर वैलेंसीज, ऑल मस्ट सेटिस्फाइड, ऑल मस्ट, चार फोर वैलेंसी है और सारे सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब यहां पे ये कंडीशन है कि कायरल एटम में हैव वन लॉन पेयर, वेस्ट पर जाके देख ले कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फर्क है, एंड थ्री डिफरेंट एटम्स। ये भी हो सकता है कि हमारे पास थ्री डिफरेंट एटम्स अटैच हो और यहां पे एक लॉन पेयर हो, ठीक है। कायरल सेंटर आल्सो कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, कायरल सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस स्टीरियोजेनिक सेंटर को इंटरचेंज कर ले, ठीक है, यहां पे जो एटम्स है उसको इंटरचेंज कर ले, किस तरह कि इफ इंटरचेंज, जो हमारे पास एटम्स थे उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सो इंटरचेंजिंग अप टू ग्रुप्स एट स्टीरियोजेनिक सेंटर, इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स एट स्टीरियोजेनिक सेंटर गिव राइज टू, तो ये क्या बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा एक और टू एनदर स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। ये तो हमने सारी थ्योरेटिकल बात की। अब हम थोड़ा सा इस पे मतलब ये है कि बात करते हैं कि किस तरह कायरल सेंटर, तो यहां पे कायरल सेंटर का, ठीक है, मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, इस एटम के एक यहां पे वन अटैच्ड है, यहां पे टू अटैच है, यहां पे थ्री अटैच है और यहां पे फोर अटैच है। अब ये जो डिफरेंट अटैचमेंट्स है, देखिए मैंने आपको मतलब ये कि नंबरिंग में बता दिया, बजाय इससे कि मैं यहां पे लिख लूं कि लेट सपोज ये मेरे पास कार्बन है CH3 HOH और ये मेरे पास C2CH3, मैं वो भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहां पे, तो इसको हम एक्सटेरिक से, कायरल सेंटर को हम एक्सटेरिक से शो करते हैं, कायरल सेंटर को हम एक्सटेरिक से शो करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है कि ये फोर डिफरेंट एटम्स है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये मेरे पास कायरल सेंटर है कि 1 2 3 और 2, नो, यहां पे दो सेम एटम्स आ गए, क्या, दो सेम एटम्स आ गए। इस केस में चारों के चारों डिफरेंट है,
1 अलग डिजिट है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। यहाँ पे देखिए CH3H OH CH2 CH3, अगर यहाँ पे मैं 2H कर लूँ, इसको मैं H से रिप्लेस करूँ, इसको मैं H से रिप्लेस करूँ या इसको, तो फिर भी ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशंस में क्या पढ़ा कि 4 डिफरेंट के साथ ही अटैच होगा। मतलब ये है कि उसमें कोई 2 सेम आइटम्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके साथ में आपको बताता हूं कि हमारे पास कार्बन बेस कायरल सेंटर क्या होगा, ठीक है, या कायरल कार्बन हम किसे कहते हैं, वो इसके साथ अभी हम पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं कायरल कार्बन पे कि कायरल कार्बन क्या होता है या कार्बन बेस कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक है, उस पे हम तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बन है और ये अटैच है किसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम एक और ग्रुप को ऐड करते हैं COOH को। एक हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट है क्या है, हाइड्रोजन की, और एक हमारे पास यहाँ पे CH3 है। अब ये हमारे पास जो सेंटर है, तो जो कंडीशन की हमने बात की थी कि 4 डिफरेंट एटम्स के साथ ही अटैच होगा, किसके साथ, 4 डिफरेंट एटम्स के साथ ही अटैच होगा। तो ये जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, ये जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, और सिंपली अगर मैं कहूं कि लैक्टिक एसिड है, तो ये क्या है हमारे पास, इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है। क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसको मैं स्टायरिक से फिर शो करूंगा, क्या करूंगा, स्टायरिक से शो करूंगा। तो मैं कहूंगा कि कायरल कार्बन आर स्टीरियो जेनिक सेंटर, स्टीरियो जेनिक सेंटर, ये फिर इसके जो है ना वो हमारे पास नाम आते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ये कार्बन, ये सबसे जरूरी है कि ये होगा हमारे पास एसिमेट्रिक। क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन। ये आपको फिर पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि ये एसिमेट्रिक होते हैं, तो यहां पे फिर कायरल सेंटर आपको मालूम करना इजी होता है। क्योंकि आपने एक चीज याद रखनी है कि लेट सपोज किसी एटम में कायरल सेंटर मौजूद है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि कायरल सेंटर डज नॉट गिव 100% guarantee of a molecule to be optically active, but chirality does। लेकिन chirality ये काम करती है। chirality में आगे आपको बताता हूं कि chirality हमारे पास क्या होती है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा है chirality। chirality के साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूं एसिमेट्री। क्या, एसिमेट्री। अब chirality क्या है, chirality हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक, क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी फाउंड इन अ मॉलिक्यूल। अब ये किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या एग्जिस्ट करती है, आर इन ऑब्जेक्ट। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल है, लेकिन हम उससे हटके भी ऑप्टिकल एक्टिविटी या कैलरिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। ये क्या, आर इन ऑब्जेक्ट which cannot superimposed on its own। एक वो ON वाला ऑन है, एक OWN वाला ऑन है, ऑन मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या मतलब है इसका, अब देखें। कायरलिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल
एक दूसरे का सुपर इंपोज मिरर इमेज ना हो। किस तरह? अब यहां पे मैं बात करूं, ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों हाथ आपको लग रहा है कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों हाथों को यहां पे यूं कंबाइन करता हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेता हूं कि जब ये दोनों हाथ मैंने यूं एक दूसरे के पीछे, तो मिरर इमेज का मतलब ये है कि अब इसके पीछे ये एग्जैक्टली एक दूसरे को फिट और फिक्स आएंगे, पीछे कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखिए, एक तरफ ये तम और दूसरी तरफ ये तम, इट मीन के ये दोनों सुपर इंपोज मिरर इमेजेस नहीं है। या आप शू को उठा ले, शू को इस तरह आप देख ले, आपको लगेगा, लेकिन आप उसको एक दूसरे के पीछे रख ले तो फिर वो आपको सुपर इंपोज मिरर इमेजेस नहीं लगेंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है सुपर इंपोज मिरर इमेजेस का, तो ये क्या है? ये कायरलिटी है, ये एसिमेट्री है। और अगर ये सुपर इंपोज आपके पास ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद है, तो फिर ये हमारे पास कायरलिटी नहीं है। किस तरह? अब देखिए, हम एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल हमारे पास है एसिमेट्री का एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है? वो है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3। अगर यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर ले, ये हमारे पास आ गया है मिरर। तो ये एक दूसरे के सुपर इंपोज मिरर इमेजेस है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। क्या है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो ये सुपर इंपोज मिरर इमेजेस है, तो इसमें कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ में यहां पे एक और मॉलिक्यूल को ले लूं, CH3 CHCl CH2 CH3, मैंने इस मॉलिक्यूल को ले लिया। अब यहां पे अगर मैं इसकी इस तरह मिरर इमेजेस में ब्रेकिंग कर लूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? मिरर है। तो ये मॉलिक्यूल है एसिमेट्री। क्या है? एसिमेट्री, ठीक है। अब यहां पे जो एसिमेट्री है मेरे पास, तो वो क्या है? वो मेरे पास एक कायरल है, और जो सिमेट्री है वो मेरे पास क्या है? वो कायरल है। तो यहां पे मैं इसको स्टायरिक कर लूंगा। क्या करूंगा? स्टायरिक कर लूंगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह मॉलिक्यूल में ये जो आपके पास सुपर इंपोज मिरर इमेजेस वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम एक दो और एग्जांपल को कर लें, तो वो हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक कार्बन को ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 1, ठीक है, 2, 3 और 4, यहां पे ये इसका मिरर इमेज है। तो ये है 1, ठीक है, यहां पे है 4, यहां पे 3 और यहां पे 2। तो अब ये हमारे पास कायरलिटी है। क्या है? कायरलिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास है इसका मिरर आ गया। क्या आ गया? मिरर। तो यहां पे मैं कायरल कार्बन को या कायरल सेंटर को स्टायरिक से शो करता हूं। या हम कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं कि COOH, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। फिर H3C, बॉटम में मैंने क्या लगाया? बॉटम में मैंने लगाया है, किसको लगाऊं? चलो आप बताएं। OH, और यहां पे मैंने H लगा ली। ये मेरे पास आ गया मिरर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया H, OH, और ये आ गया CH3, ठीक है। तो अब ये भी मेरे पास कायरल कार्बन है, और ये भी मेरे पास कायरल कार्बन है, ठीक है, या कायरल सेंटर है। तो कार्बन है, तो फिर हम यहां पे कार्बन, तो ये हम लिख लेते हैं कि नॉट सुपर इंपोज, नॉट सुपर इंपोज। अब यहां पे मैं आपको एक नोट लिख लेता हूं, और वो नोट किसका है? वो नोट है एनांशोमर का। तो यहां पे मैं कह देता हूं कि सच नॉट सुपर इंपोज। अब अगर हमारे पास इस तरह के नॉट सुपर इंपोज मिरर इमेजेस हो, तो क्या कहते हैं? इमेजेस आर कॉल्ड
इनॉनशोमर्स। क्या कहते हैं इसको? इनॉनशोमर्स कहते हैं। अब इनॉनशोमर की अपनी प्रॉपर्टी है। इनॉनशोमर रोटेट equally but in opposite direction PPL। ये प्लान अब पोलराइज लाइट को इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन सुपर इंपोज मिरर इमेजेस होते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ नॉन डायरेक्शन सुपर इंपोज मिरर इमेजेस। ये जो इनॉनशोमर्स होते हैं ये पेयर होता है नॉट सुपर इंपोज मिरर इमेजेस। ये जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नॉट सुपर इंपोज मिरर इमेजेस होते हैं बेसिकली वही इनॉनशोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? वही बेसिकली इनॉनशोमर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो वो मॉलिक्यूल वहां पे कायरल सेंटर नहीं बन सकता। अब इस केस में अगर किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो वहां पे कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं, और उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में कायरलिटी पाई जाती है वो मॉलिक्यूल हमारे पास 100% गारंटीड होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी पाई जाती है, उसके जो है ना वो मिरर इमेजेस बनते हैं, जिस तरह ये वाले मिरर इमेजेस बने हैं, तो इसको ये अगर नॉट सुपर इंपोज मिरर इमेजेस है तो इसको हम इनॉनशोमर्स कहते हैं, क्योंकि इनॉनशोमर प्लान ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। रोटेशन इसका इक्वल होता है, फोर्स इसकी इक्वल होती है, डायरेक्शन इसका डिफरेंट होता है। देखिए घड़ी की सुई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, स्पीड उसकी वही है, सिर्फ रोटेशन इसका जो है ना वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये पेयर है नॉन डायरेक्शनल सुपर इंपोज मिरर इमेजेस का। नॉन डायरेक्शन मतलब ये है कि इसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट। तो कायरलिटी आपको पता होना चाहिए कि ये एसिमेट्री है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कायरलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे हमने कोई स्टेरिक नहीं लगाया, लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हमने ये स्टेरिक लगाया, क्योंकि ये इसमें कायरल सेंटर है। ये एक H के साथ अटैच है, एक यहाँ पे हमारे पास CH3 के साथ अटैच है, एक यहाँ पे CH2 के साथ अटैच है और यहाँ पे Cl के साथ। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और वी कैन से कायरल कार्बन है। अब इसके बाद में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का बताता हूं कि ये जो प्लस और माइनस में या D और L में या R और S में इसकी रोटेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेशन क्या है, D और L रोटेशन क्या है, और R और S रोटेशन क्या है। मतलब ये डिफरेंट नेम है, क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। देखिए हमें पता है कि ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है तो ये AMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे मुश्तमिल होती है। अब इसमें डिफरेंट वेवलेंथ के हमारे पास लाइट्स वेव्स होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के हमारे पास वेव्स होती है, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती हैं? वाइब्रेटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ये पहले समझ आ जाए ना लाइट की, तभी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी की समझ आएगी कि इन प्लान्स एंड अनपोलराइज क्योंकि मैं आपको अनपोलराइज और पोलराइज लाइट दोनों का बताता हूं। अब थोड़ा सा मतलब यह है कि सब्र और तहम्मुल से काम कर ले। अब ये जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट है तो ये क्या करती है? ये ऑसिलेशन करती है। अब ये ऑसिलेशन क्या है? ये ऑसिलेटिंग विद डिफरेंट
वेवलेंस, विद डिफरेंट वेवलेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक, क्योंकि ये जो वेवलेंस होती है ये डिफरेंट होती है, ठीक है, एक जैसे वेवलेंथ नहीं होती। और ये हमारे पास जब मूव कर रही होती है तो किस डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, perpendicular to the propagation। अब ये जो प्रोपेगेशन जहां पे हो रही है, अब देखिए मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि किस तरह आपको ये ज्यादा इजीली समझ आएगा अगर बजाय इसके मैं थ्योरी लिख लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक लाइट है, ये तो चलो सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास सोर्स है, यहां से मेरे पास ये लाइट है, इसको मैं कहता हूं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या, अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये पॉलीक्रोमैटिक है। क्या है, पॉलीक्रोमैटिक है। अब ये जो पॉलीक्रोमैटिक क्यों है, क्योंकि ये वेवलेंथ डिफरेंट है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ये डिफरेंट वेवलेंथ है। यहां पे मैंने एक क्या किया, पोलराइजिंग फिल्टर इस्तेमाल किया, ये मैंने एक वर्टिकल पोलराइजिंग फिल्टर इस्तेमाल किया। अब इस वर्टिकल पोलराइजिंग फिल्टर का, क्योंकि यहां पे जो पैसेज है वो वर्टिकल है, क्या है, जो पैसेज है वो वर्टिकल है। अब यहां से जब ये लाइट्स पास होती है तो क्या बनती है, जब ये लाइट पास होती है तो ये इस तरह आई है। अब देखें, जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये है मोनोक्रोमैटिक। क्या है, मोनोक्रोमैटिक। वो पॉलीक्रोमैटिक था, ये मोनोक्रोमैटिक है। तो मैं जो बात कर रहा कि ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी है, इनकी वेवलेंस डिफरेंट होती है, ये वाइब्रेशन करती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। इसकी जो ऑसिलेशन होती है वो पॉलीक्रोमैटिक है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स यहां पे कंबाइन हुए हैं। तो ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट को जब हम पोलराइजिंग फिल्टर से पास करते हैं तो ये हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लाइट बन जाती है और पोलराइजिंग लाइट बन जाती है। अब पहले ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब ये पोलराइज्ड लाइट है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो लाइट हो वो पोलराइज हो, क्योंकि पोलराइज्ड लाइट की ही कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लान को रोटेट कर सके, ठीक है, कि वो प्लान को रोटेट कर सके। तो यहां पे अगर हमें रोटेशन चाहिए तो रोटेशन के लिए हमें पोलराइज्ड लाइट चाहिए। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में या पॉलीक्रोमैटिक को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करना, ये सबसे पहले आपका ये स्टेप होना चाहिए कि मेरे पास किस तरह अनपोलराइज्ड लाइट हो, पोलराइज में या पॉलीक्रोमैटिक हो, हमारे पास क्या होगा, यस, मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट हो। ये तो पहला स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हैज द एबिलिटी, अब इसकी सलाहियत क्या होती है, फॉर एग्जांपल शुगर का सॉल्यूशन है, टू रोटेट द प्लान पोलराइज लाइट, टू रोटेट PPL, प्लान पोलराइज लाइट, ये इसकी कैपेसिटी होती है। अब ये जो फिनोमिना है या सच कंपाउंड्स आर सॉल्यूशंस कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव। क्या इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, और फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फिनोमिना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखिए यहां पे पीपीएल की जरूरत थी, प्लान पोलराइज लाइट की जरूरत थी, तो प्लान पोलराइज लाइट को इसलिए हमने सबसे पहले यहां पे मालूम किया कि किस तरह प्लान पोलराइज लाइट हमारे पास बनता है, और फिर हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो मेजर करता है डिवाइस, मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी
तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। क्या कहते हैं? पोलरीमीटर। एमसीक्यूज के लिए आप इसको अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो 2 एनांशियोमर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एग्जिबिट 2 एनांशियोमर। अब ये दोनों एनांशियोमर क्या करते हैं? एक एनांशियोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा एनांशियोमर लियोरोटेटरी होगा। तो एनांशियोमर किस तरह? तो देखिए, एनांशियोमर रोटेट इन 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। एनांशियोमर्स रोटेट इन 2 ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन क्या है? एफ क्लॉकवाइज। तो हम इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, इफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम कहते हैं लियो रोटेटरी, लियो रोटेटरी माइनस, ठीक है। आर और एस भी कह सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे आपको समझाता हूं कि आर और एस क्या है। अब पोलरिमेट्री ही सिंपल मेथड है। सो पोलरिमेट्री इज सिंपल मेथड टू डिस्टिंग्विश एनांशियोमर्स। तो एनांशियोमर को मतलब यह है कि सेपरेट करने के लिए, मालूम करने के लिए पोलरिमेट्री बेहतरीन टेक्निक है। एक को डेक्स्ट्रो रख ले, दूसरे को लियो रख ले। और ये क्या है? ये बेस ऑन द एबिलिटी टू रोटेट द पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द, चाहे लिख दे दूं, अच्छा ये लिख देता हूं, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू रोटेट PPL in opposite direction, in opposite direction। अगर ये डायरेक्शन होगी तो फिर हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास डेक्स्ट्रो और लियो आता है। अच्छा, इसके बाद DL कन्फिगरेशन और RS कन्फिगरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। और मैं डायग्रामेटिकली इसको प्रूव भी करता हूं कि किस तरह हमारे पास ये D और L बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं लिख देता हूं कि DL कन्फिगरेशन, और मैं कह सकता हूं कि RS कन्फिगरेशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका? तो मतलब यह है कि सबसे पहले हम ये डेक्स्ट्रो और लियो की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहां पे ये कार्बन है, OH ग्रुप इसके साथ अटैच है, ठीक है। और यहां पे है CH2 CH3, यहां पे है हमारे पास क्या? यस, CH3, और यहां पे है हमारे पास L, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि ये मेरे पास क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है? डेक्स्ट्रो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो D और प्लस। लेकिन अगर ये डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज हो, ठीक है, तो फिर इसको मैं कहता हूं R, ठीक है। अब इसका अपोजिट अगर हम ले लें, ठीक है, यहां पे नीचे इसका अपोजिट ले लेते हैं कि कार्बन, OH, क्लोरीन, CH, CH2, CH3। अब इसको मैं कहता हूं कि L लियो रोटेटरी है, माइनस। और ये यहां क्लोरीन से शुरू होकर इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कहता हूं मैं S। तो D और L का रोटेशन इस तरह आता है। लेकिन आपको जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का ये मालूम नहीं कर सकते कि बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपने कहा कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लियो है। नो, नेवर एवर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। आपको लैब में जाना पड़ेगा कि आप मालूम करें कि ये डेक्स्ट्रो है कि लियो है। ये आप मतलब ये कि इस तरह आपके सामने कोई मॉलिक्यूल रख देते हैं और आप कहते हैं अच्छा ये तो डेक्स्ट्रो है, ये लियो है।
नहीं, ये कभी भी सही हो सकता है लेकिन तुक्के पे। आप इस तरह मॉलिक्यूल की जजमेंट कर नहीं सकते। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल लैब में जाना पड़ेगा। अब किस तरह, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ये मैंने इसका वो कैरल सेंटर कर दिया, ठीक है। CH2OH OH HCHO, ठीक है, एल्डिहाइड। अब यहां पे ये मैं कह सकता हूं कि ये राइट साइड पे है तो ये मेरा D हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, प्लस आ गया या R हो गया। लेकिन ये इस तरह नहीं है, क्योंकि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का ऑन टॉप होता है। कहां पे होता है? ऑन टॉप। किस तरह ऑन टॉप होता है? तो अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा ड्रॉ कर लूं तो मैं कहूंगा कि CHO, ठीक है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को मैंने 180 पे रोटेट किया, यहां पे आया H, यहां पे आया OH और यहां पे मेरे पास आया CH2OH। नाउ दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अगर इस पोजीशन को मैं देखूं तो ये तो मेरे पास लियो है, मतलब ये कि L है, माइनस है या S है। तो क्यों? क्योंकि अगर मैं जर्नली देखता तो ये मॉलिक्यूल तो मेरे पास OH ग्रुप जो है ना राइट साइड पे था, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स किसी भी मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसके टॉप पे होता है। तो जब इसको मैंने टॉप पे लेके आया, ये मॉलिक्यूल रोटेट हुआ तो यहां पे इसका जो OH ग्रुप है वो यहां पे आया और H वहां पे चला गया। तो इनफैक्ट ये लियो रोटेटरी है, बजाय इसका को मैं इसको कंसिडर करता कि ये मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का वो नहीं लिख सकते जब तक आपने लैब में उसको कंफर्म ना किया हो। जब आप लैब में उसको कंफर्म कर लेते हैं तो लैब के जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होती है उस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे फिर आप बात करते हैं कि ये मेरे पास डेक्स्ट्रो है क्या, ये मेरे पास लियो है, और वहां से फिर आप प्लस और माइनस R और S लिखते हैं। अदरवाइज किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते, ठीक है। और आप चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको इसका बताता हूं। मुझे पता है कि आपको तलवार है कि सर वो इक्वेशन आप कब लिखेंगे, वो भी लिख लेता हूं। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। किस चीज का डायग्राम बना देता हूं कि लेट सपोज ये मेरे पास सोर्स है, लाइट है, ठीक है। क्या है? लाइट है। अब यहां से ये जो लाइट पड़ती है तो ये इस तरह इस प्लान को रोटेट करती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये मेरे पास पोलराइजर है। क्या है? पोलराइजर है। इस पोलराइजर से जब ये लाइट पास होती है तो क्या होती है? ये PPL बन जाती है, प्लान पोलराइज लाइट बन जाती है। पहले ये अनपोलराइज थी, अब ये प्लान पोलराइज लाइट है। और यहां पे इस बॉक्स में मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या है? इस बॉक्स में मेरे पास सॉल्यूशन है। तो ये क्या है? ये मेरे पास पोलरीमीटर है। ये मेरे पास पोलरीमीटर है। और उस पोलरीमीटर के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है एनालाइजर का। और एनालाइजर फिर इसको डी डेक्स्ट्रो में प्लस आर लियो में माइनस में इसको रोटेट करती है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कास्ट करती है तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डेक्स्ट्रो है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करती है तो ये मेरे पास लियो रोटेटरी है। तो इस तरह जो है ना ये पूरा मैकेनिज्म होता है ना। मैं आपको क्या कौन सा इक्वेशन लिखने वाला हूं? यस, पोलराइजेशन का, ठीक है। किस चीज का? पोलराइजेशन का या स्पेसिफिक रोटेशन का। तो इक्वेशन क्या है? T, ये मेरे पास है D, ठीक है।
यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये किसके बराबर है, तो ये मेरे पास बराबर है अल्फा एल सी। ठीक है, तो ये मेरे पास है स्पेसिफिक रोटेशन, ये मेरे पास है टेम्परेचर, ये मेरे पास डी क्या डिनोट करता है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो हमारे पास रोटेशन होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट रोटेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यस ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिग्री है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिग्री है। ये मेरे पास लेंथ है किस चीज का, यस लेंथ आप सैंपल ट्यूब, डेसीमीटर में हम इसको लेते हैं। और ये मेरे पास कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन है, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर ml। तो आप इसको यहां पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कंसंट्रेशन और ये लेंथ और फिर मेरे पास जो ऑब्जर्व रोटेशन है, तो ये इक्वेशन आप एंड में इसके दे सकते हैं। तो गाइज आपने हमेशा याद रखना है कि जब आपके पास एनेंशियोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो या लियो, आप कभी भी उसका इस तरह जो है ना वो एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आप उसको लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं उठाते। कि आपका तुक्का तो लग सकता है कि आपके कि ये मतलब डेक्स्ट्रो है या लियो है, लेकिन एग्जैक्ट में जिस तरह मैंने इस कंपाउंड का आपके सामने करवाया है तो इस तरह ये बनता नहीं है, लिहाजा एक्सपेरिमेंटल वर्क इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।